हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हमने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन देखा था कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके का एनाटॉमी इज इंटरनल स्टडी और इंटरनल स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये देखा था कि यार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है और एक परमानेंट टिश्यू होती है। मेरिस्टेमेटिक को अगर मैं बोलूँ नॉर्मल भाषा में तो डिवाइडिंग है। 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी और कंटिन्यूअस डिवाइड होती जाएगी। ठीक है। वही अगर मैं बात करती हूँ परमानेंट की तो वो स्टिफ है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वो परमानेंट है। तो उनका एक फंक्शन है, एक रोल है, वो परमानेंट हो चुकी है, वो परमानेंट ही रहेगी। तो ये हमारे पास आ गई परमानेंट टिश्यू, ये हमारे पास आ गई मेरिस्टेमेटिक। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू सिस्टम। देखो, एनसीईआरटी में आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला अपने पास आएगा प्लांट टिश्यू सिस्टम, अभी बताती हूँ वो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस और स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल स्ट्रक्चर, स्टोमेटल अपर्चर। ओके। सो फर्स्ट, कि अगर मैं टिश्यू सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि टिश्यू अभी तक क्लियर है ना। टिश्यू अभी तक क्लियर है कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज प्लांट की सेल्स का एक क्लस्टर, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कैसे डिवाइडेड है, देखिएगा। ओके, एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा आता है मेरे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा आता है मेरे पास वेस्क्यूलर मतलब ये चैप्टर इतना छोटा हो गया है अब एनसीईआरटी में। ये चैप्टर इतना ज्यादा छोटा हो चुका है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह सारी चीजें जा चुकी है। अब वो वैसे भी हमको नहीं पढ़नी। हमको जो चीजें पढ़नी है वो है बस टिश्यू सिस्टम लेवल। दूसरा, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंसेस, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये मैं ऐसी टेब्यूलर फॉर्म में लेके आऊंगी कि तुम लोगों को कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपन वो टेबल में याद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहला आज का जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 पार्ट्स में अपने टिश्यू सिस्टम डिवाइडेड रहेंगे बेटा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मेनली एम्फोसाइज करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे। ग्राउंड टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू बहुत छोटे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को अगर मैं बोलूं तो ये आ जाता है अपने पास आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसी टिश्यू सिस्टम यानी इसका मेन काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करेगा। इसकी जितनी सेल्स हैं उन सभी का काम यही है कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये इनका मेन काम है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइज ऑफ एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या है आपके पास, एपिडर्मिस क्या होता है। It is usually a single layer, usually single layer but can be multi-layered, हो सकती है multi-layered। ठीक है। Sorry. Cuticle is present on the outer side of epidermis of aerial part of plant made up of cutin। चलो अभी अपन एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को पूरा मैं बनाती हूँ तो तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
हम्म, चलिए एक एक को मार्क करते हैं। अभी तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पर एक एक चीज को मैं मार्क कर दूंगी तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आज हम एनसीईआरटी के मैं नोट्स भी लाई हूँ, तो एनसीईआरटी को भी हम देखेंगे। देखो ये एनसीईआरटी की कटिंग्स है तुम्हारी, तो एनसीईआरटी को एक एक चीज अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगी चीज की क्या बोलता है ये। ठीक है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। सबसे पहली बात कि पहला आता है इसमें एपिडर्मिस। अब देखो ये होता है पैरेन्काइमेटस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था पैरेन्काइमा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मल सेल। पैरेन्काइमा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड टिश्यू बनाता है बेटा। ग्राउंड टिश्यू यानी कि अगर स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा, पैरेन्काइमा है तो ये स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा। इसको हम लिख लेते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस तो पूरा हो जाएगा एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल ठीक है। अब पैरेन्काइमेटिस है, ये स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा, ये स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा। ये ग्रीन कलर का नहीं दिखता क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है। क्लियर है, यहाँ तक ही क्लियर है। बड़े आगे, तो ये हो गई हमारी सबसे पहली सेल एपिडर्मल सेल। ये एक बेसिक लेयर मैं बना रही हूँ एपिडर्मिस की, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस क्या होती है बेटा आपके पास, आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखो आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, प्रोटेक्टिव पैरेन्काइमेटस, सपोर्टिव। तो आउटर मोस्ट, प्रोटेक्टिव, पैरेन्काइमेटस और सपोर्टिव, ये हमारे पास आ जाता है। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका देखो, ओ ई ई उप्स उप्स OPPS, आउटर मोस्ट, प्रोटेक्टिव, पैरेन्काइमेटस और सपोर्टिव। सपोर्टिव इन फंक्शन, पैरेन्काइमा की सेल से बनी है, आउटर मोस्ट है, फंक्शन है प्रोटेक्शन। सिंपल। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये आपकी एपिडर्मिस की बात है। एपिडर्मिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड ऑफ पैरेन्काइमा एंड इज द सपोर्टिव लेयर और विल फॉर्म सपोर्ट फॉर द प्लांट। ठीक है, तो अब ये यही वही चीज है, ये वही एपिडर्मिस को ही बना रही हूँ मैं पूरा। तो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहेंगी कुछ कुछ जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। सेकेंड आता है मेरे पास ये कुछ इस तरीके की एपिडर्मल अपेंडेजेस। इसको जैसे कुछ कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिसमें कुछ प्रोट्यूडिंग होगी। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिसमें ऐसी प्रोट्यूडिंग होगी, है ना, इसको हम कहते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होता है बेटा कि ये एक तरीके की प्रोट्यूडिंग है, एक तरीके की आउटवर्ड ग्रोथ है, जिसमें हम ये चीज देखते हैं कि ये दोनों में प्रेजेंट है। ये रूट में भी प्रेजेंट होती है, ये शूट में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होती है ये आउटग्रोथ है, ये एक तरीके का एक्सटर्नल आउटग्रोथ होता है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल आउटग्रोथ क्या हेल्प करता है, जैसे अगर ये रूट के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम इसको कह देते हैं रूट हेयर। ठीक है, अगर तो ये रूट के अंदर प्रेजेंट है, जड़ों के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे रूट हेयर। रूट हेयर क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ फैलता है। है ना, अगर रूट्स मैं बनाती हूँ,
तो रूट्स हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके का, ये रूट्स है। अब अगर ये रूट्स है तो तुम इससे भी फाइन पार्टिकल्स बनाते हो कि नहीं बनाते, जब पूरी रूट्स बनाते हो। ये रूट हेयर है। अब ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर और कुछ नहीं, तुम्हारी एपिडर्मल सेल के ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या, एपिडर्मल सेल के अपेंडेजेस हैं, ठीक है, एपिडर्मल सेल के अपेंडेजेस हैं। तो ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर ही मैं बना रही हूँ, ये वही एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जो आउटवर्ड ग्रो कर रहे हैं। ये एपिडर्मल अपेंडेजेस, ये ऐसे एक्सटर्नल आउटग्रोथ होते हैं कि अगर ये रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो ये बनाएंगे रूट हेयर, ठीक है। और रूट हेयर का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये तो यही चाहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा फैले और ज्यादा से ज्यादा पानी कलेक्ट करे, जितना दूर तक जाएगा उतना ज्यादा पानी लेके आ सकेगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है, रूट हेयर है हमारे पास। सेकंड आता है मेरे पास इसी में, क्योंकि ये तो शूट में भी प्रेजेंट रहेगा, सॉरी, आउटर मोस्ट लेयर है। ऐसा तो रहना कि सिर्फ रूट में रहेगी, शूट में भी रहेगी। और शूट में जब रहेगी तो शूट में भी जब ये एपिडर्मल अपेंडेज प्रेजेंट रहेगा तो वो किस तरीके से रहेगा, अगर ये शूट में प्रेजेंट होता है रूट में प्रेजेंट होगा तो रूट हेयर की फॉर्म में होगा, है ना। पर अगर शूट में प्रेजेंट होगा तो ये क्या काम करेगा बेटा, ये शूट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे प्रोट्रूडिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर तो नहीं बोल सकते, मैं तो उनको कांटे लाइक स्ट्रक्चर बोलती हूँ। कभी ध्यान से लीफ देखना, एक लीफ के ऊपर छोटा छोटा है ना, जैसे जो ये ऊपर लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर आपको बड़े ही फाइन 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बड़े ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कई बार वो इरिटेशन कॉज करते हैं, रैश कॉज कर देते हैं, मतलब आपका है ना, अगर उस पर हाथ चला जाए तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, बहुत इचीनेस फील कराता है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा वो ट्राइकोम्स, इसको हम कहते हैं, जो शूट पे प्रेजेंट होते हैं ना ये छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, शूट हेयर ट्राइकोम्स। अब ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये क्या काम करवाते हैं, ये जैसे प्लांट का अपना एक प्रोटेक्शन, प्लांट का अपना एक प्रोटेक्शन है कि भाई अगर प्लांट जो है वो, उसको आपने टच किया तो प्लांट भी तो अपना कुछ प्रोटेक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मतलब उसको भी ये चीज होती है ना कि यार ये मुझे छुए नहीं, मैं आइसोलेट रहना चाहता हूँ, मुझे कोई भी मार के ना चला जाए। तो वो क्या करता है कि अगर आप उनको छूते हो तो आपको हाथ में जो है वो इचीनेस फील होगी, ठीक है। तो इसीलिए ट्राइकोम्स जो शूट है वो एक तरीके से प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ट्राइकोम्स प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत डीपली एम्बेडेड होते हैं ये, ठीक है। तो ट्राइकोम्स क्या काम कर रहे हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्ट, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट रखते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगला आता है मेरे पास, ये हुआ मेरे पास एपिडर्मल अपेंडेजेस। अगला देखते हैं, ये बीच के दो जो सीम सेल्स है इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का नाम सभी ने सुना है ना, और गार्ड सेल्स के जस्ट पास जो प्रेजेंट रहते हैं हमेशा वो होते हैं सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स के जस्ट पास जो प्रेजेंट रहते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। अब एक बार गार्ड सेल का स्ट्रक्चर अभी अपन देखेंगे, मैं एक बार सारा समझा दूं फिर उसके बाद गार्ड सेल पे आते हैं। ये तो गार्ड सेल समझा ही देती हूँ, चलो। यहाँ देखते हैं अपन,
गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स की ना अलग अलग शेप होती है। गार्ड सेल्स हमको ये पता है कि ये स्टोमेटा जो होता है, हमारा स्टोमेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और उसके मतलब वो एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प कराता है। ठीक है, स्टोमेटा इज अ अपर्चर, स्टोमेटा is a aperture which helps in क्या काम में हेल्प करवा रहा है ये? which helps in exchange of which helps in exchange of gases। तो ये आ गया आपके पास स्टोमेटा। स्टोमाटा क्या है? एक ऐसा अपर्चर है जो एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद कराता है। ठीक है, उसको हम सराउंडेड रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स क्या हो गई आपके पास? आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने की स्पेशलाइज्ड बाहर की आउटर कवरिंग, नाम ही इसका ऐसे दिया है कि गार्ड करेगी ना, ये सब चीजों को प्रोटेक्ट करेगी, तो इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब ये गार्ड सेल्स की अगर मैं बात करूं इन डाइकोट्स, इसका शक्ल अलग अलग होता है। ठीक है, डाइकोट्स के अंदर ये अलग दिखती है और मोनोकॉट्स के अंदर ये अलग दिखती है। ठीक है, डाइकॉट्स के अंदर ये कैसी दिखती है? डाइकॉट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो डाइकॉट्स में ये कैसा दिखेगा? डाइकॉट्स में ये दिखता है बीन शेप स्ट्रक्चर, किडनी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर का दिखता है ये, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड। अभी बनवाऊंगी मैं, है ना। और अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें दिखता है डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? डाइकोट में बीन शेप, किडनी शेप, और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप बनाए हम इसको। और ये जो स्पेशलाइज गार्ड सेल्स होती है, इसको कवर रखने के लिए, क्योंकि गार्ड सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक और जेड प्लस सिक्योरिटी कि भाई इसको और कोई कुछ ना करे, उसके लिए हमारे पास होती है सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, अभी डायग्राम में बनाएंगे क्योंकि मार्क होगा उसमें। चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपने पास आ जाता है डाइकोट्स। डाइकोट्स का स्ट्रक्चर डम्बल शेप्ड है। ऐसा ठीक है। अरे ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का होता है डाइकोट में। ठीक है, अब ये हो गया अपना स्टोमेटा, तो ये हो गए गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बाहर आ जाते हैं अपने पास सब्सिडरी सेल्स, इसको अपन बी से मार्क कर देते हैं। ठीक है। हम्म
ओके, परफेक्ट, क्लियर है, चलें आगे। ओके, ना मार्किंग करते हैं अब इसकी। सबसे पहला अंदर आ जाता है आपके पास ये दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं ना बेटा कि सब्सिडरी सेल्स इनको पानी देता है, और जैसे ही इनको पानी देता है तो ये फूलने लग जाते हैं, ये स्वेल होने लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज स्वेल होगी तो ये भी तो डर है कि भाई फटे नहीं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स इतने ज्यादा इलास्टिक होते हैं कि ये इतनी आसानी से फटते नहीं है। जैसे अगर मैं गार्ड सेल्स की बात बताऊं तुमको, तो गार्ड सेल्स के अंदर गार्ड सेल्स की ये वॉल्स होती है इनर वॉल, और इनर वॉल जो होती है थोड़ी सी थिक वॉल्ड रहती है। ये जो इनर वॉल है ना, ये थोड़ी थिक वॉल्ड रहती है, थोड़ी मोटी रहती है ये, ताकि क्या ये फटे नहीं जल्दी। अगर इनमें पानी भर रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि ये जल्दी से फट जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थिक वॉल्ड रहेंगी, ये कुछ इस तरीके की रहती है। और अगर मैं बात करूं बाहर वाली ना, तो बाहर वाली जो वॉल रहती है बहुत ही ज्यादा पतली थिन वॉल रहती है। तो हमारे पास ये आ जाता है, दिस इज गार्ड सेल की इनर वॉल। इनर वॉल कैसी होती है आपकी, थिक एंड इलास्टिक। थिक एंड इलास्टिक, थोड़ी सी मोटी होती है। देखो, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी। होता क्या है बेटा कि जब सब्सिडरी सेल्स उसमें पानी डालेगी, गार्ड सेल्स में पानी डालेगी, तभी तो वो ओपन होगा। हमारा प्रोसेस हमेशा से क्या होता है कि इस तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल्स है। अब गार्ड सेल्स में जब पानी भर जाता है, ठीक है, जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तब वो ऐसे करके उसका पोर ओपन होता है। ठीक, फिर एक्सचेंज ऑफ गैस हो सकता है, यानी CO2 अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, तो ये तब हो सकता है प्लांट की लीफ में जब ये स्टोमेटल पोर ओपन हो। ठीक है, फिर स्टोमेटा जैसे ही पानी निकला तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, ये वापस बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटल पोर पे सारी चीजें निर्भर करती है कि कब कौन सी चीज अंदर आएगी, कब कौन सी गैस एक्सचेंज ऑफ गैस होगा या नहीं होगा। अगर स्टोमेटल पोर बंद है, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर स्टोमेटल पोर बंद है तो गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। अगर ये पोर ही बंद है तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसके लिए इस पोर को ओपन रहना पड़ेगा, तब गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होगा, तब इसके अंदर CO2 आएगी। प्लांट के अंदर CO2 आ कहां से रही है, स्टोमेटा से तो आती है, जो तुम 7th 8th 9th 10th 11th तक पढ़ते आ रहे हो। तो इसी के तो अंदर से जाती है ना CO2। बोलते हैं कि अपना जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराने के लिए CO2 की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। वाटर तो चलो अभी हमने देख लिया रूट हेयर से उसको मिल जाएगा, पर जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। पर जो क्लोरोफिल है और जो एक्सचेंज ऑफ गैस होना है, यानी CO2 अंदर आएगी, प्लांट ऑक्सीजन बनाएगा, वो बाहर निकलेगी, हमको मिलेगी ऑक्सीजन, वो कैसे मिलेगी, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। यही स्ट्रक्चर है जो अंदर लाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन। यही स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर। ये जो बीच का है जगह, स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, इसी को स्टोमेटा पोर भी बोला जाता है। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जैसे ही पानी अंदर आएगा तो इन्फ्लेट हो जाएंगे, इन्फ्लेट यानी बहुत ज्यादा फूल जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल्स when water enters will inflate, or exchange of gas। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ विल बी इन्फ्लेटेड।
ठीक है। अगला आता है, ये इनर वॉल की हमने बात करी। ऐसा ही अगर मैं आउटर वॉल को देखूं तो आउटर वॉल मेरे पास ऐसा कोई ज्यादा अलग नहीं है। आउटर वॉल मेरे पास बहुत ही थिन वॉल्ड है। आउटर वॉल में मैंने ऐसी कोई एक्स्ट्रा लेयर लगाई ही नहीं, तो आउटर वॉल इज वेरी मच थिन वॉल्ड। ठीक है, दिक्कत थी इनर वॉल की ही, थोड़ा सा उसको मोटा रखना जरूरी इसीलिए था ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए, कि जब उसमें पानी भरे तो वो बर्स्ट ना हो, वो ओपन हो जाए। वो इतनी रिजिड भी ना हो कि भाई वो ओपन ही नहीं हो रहा स्टोमेटल पोर। तो आउटर वॉल जो इसकी होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। दिस इज आउटर वॉल। और जैसे ये थिक एंड इलास्टिक है, वो थिन एंड इलास्टिक होगी। थिन एंड इलास्टिक, बहुत ही पतली लेयर है बाहर की तरफ। ठीक है। अगला आता है, क्योंकि अब स्टोमेटा के ऊपर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, तो इसी के ऊपर आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, गार्ड सेल्स के ऊपर। और ये क्लोरोफिल काम क्या करेगा बेटा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल काम क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब सनलाइट से ही तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है, दिस इज आर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन करता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो कंटेन करेगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या काम करेगा? क्लोरोफिल आपको सनलाइट एब्जॉर्ब करवाएगा। सनलाइट एक बार एब्जॉर्ब होगी तो उसके बाद ही प्रोसेस कंप्लीट होगा ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन बैठा है? आपका क्लोरोफिल। चलिए अगला बढ़ते हैं। दिख तो रहा है क्या? मैं कई बार कर्सिव पे आ जाती। क्लोरोफिल, ठीक है। ठीक, अगला आता है मेरे पास कि ये जो बाहर के ब्लू वाले हैं, मैं अभी इतनी देर से बोले जा रही हूँ, दीज आर सब्सिडरी सेल्स, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स क्या काम करते हैं बेटा? ये गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। आउटर टू गार्ड सेल फॉर प्रोटेक्शन। मेन काम इसका क्या है? प्रोटेक्ट करना है। गार्ड सेल को भी प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस जो पानी आएगा उसको अंदर की तरफ कौन पहुंचाएंगे? ये सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्सिडरी सेल्स होते हैं। काफी सारे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब्सिडरी सेल्स आ जाते हैं मेरे पास। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक चीज? तो क्या क्या हुआ? एक डाइकोट के अंदर बीन शेप स्ट्रक्चर रहता है गार्ड सेल का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी लिख लो। बीन शेप्ड गार्ड सेल का स्ट्रक्चर रहता है। इसके साथ इनर वॉल जो रहती है थोड़ी सी थिक वॉल रहती है। स्टोमेटल अपर्चर है हमारे पास। स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल पोर। ठीक है, इसी को हम स्टोमेटल पोर भी बोलते हैं। और स्टोमेटल, दिस इज स्टोमेटल पोर। ठीक है, इसी को हम स्टोमेटल पोर भी बोलेंगे। गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर साथ में, ये जो पूरा अपर्चर साथ में आ जाता है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, स्टोमेटल अपरेटस। चलिए अगला क्या बता रही थी मैं? हाँ, ये स्टोमेटल पोर आ गया। ये एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प कराएगा, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प कराता है। इनर वॉल थोड़ी सी थिक होगी, थिक एंड इलास्टिक। आउटर वॉल थिन एंड इलास्टिक। और फिर आ जाता है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, जो कि सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। ठीक है,
फिर आता है सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स जो है आउटर टू गार्ड सेल्स, पानी पहुंचाना अंदर, सारी चीजें अंदर की तरफ पहुंचाना ताकि गार्ड सेल्स जो है वो इन्फ्लेट हो सके, स्टोमेटल पोर ओपन हो सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। चल अगला बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है गार्ड सेल्स, इसके बाद आ गया है सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा क्या, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लियर है बात। एक और देख लो मोनोकॉट का भी, इसी के साथ देख लो। ये हमने डाइकोट कंप्लीट किया है अभी, और अब हम बात करेंगे मोनोकॉट की। मोनोकॉट, मोनोकॉट लीफ के अंदर कैसा रहता है, देखो डायग्राम, यहाँ डम्बल शेप्ड रहेगा, थोड़ा सुनना आएगा तो इससे। ठीक है, ठीक है, डन, चलो अगला बढ़ते हैं। सब्सिडरी सेल्स, ओके, ये आपकी सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। मोनोकॉट, इनर वॉल, इनर वॉल थोड़ी सी थिकन इनर वॉल रहेगी, हमेशा ही थिकन रहेगी बेटा ये। इन इनर वॉल, ठीक है, ये ओपन अपर्चर का स्ट्रक्चर है, ओपन स्टोमेटल पोर का स्ट्रक्चर है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ओपन स्ट्रक्चर है, और आउटर वॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा थिन रहेगी। आउटर वॉल थिन इसीलिए रहना जरूरी है क्योंकि उसी ने इन्फ्लेट होना है, यही बढ़ेगी, ठीक है। इनर वॉल बढ़ती नहीं है, इनर वॉल सिर्फ ऐसा जरा सा उसको पोर ओपन होना है, फिर बंद होना है, ओपन होना है, बंद होना है, यही काम करना है उसको, ठीक है। तो इनर वॉल का अगर थिन हो जाएगी ये, तो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी अपनी लूज करने की टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इनर वॉल जो होती है बहुत ज्यादा थिक वॉल रहती है। चलो मार्किंग शुरू करते हैं, सेम वैसी ही मार्किंग होगी। सबसे पहले तो इसके ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या काम, ये कैसी शक्ल की शक्ल बोल रही हूँ, कैसे कैसे है ये गार्ड सेल्स जो है इसमें डम्बल शेप्ड, ठीक है, डम्बल शेप्ड। अगला देखो, अगला देखो अंदर की तरफ, इनर वॉल, अगेन कैसी है इनर वॉल, थिक एंड इलास्टिक, और आउटर वॉल कैसी हो गई आपके पास वापस, आउटर वॉल इज योर
थिन एंड इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक, ठीक है। डंबल शेप आपके पास गार्ड सेल्स हो गए। ये आपके पास आ गया स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर और स्टोमेटल पोर, ठीक है, फॉर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल चीज है, ठीक। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे मेरे को दिखती है सब्सिडरी सेल्स, ये आ गई मेरे पास सब्सिडरी सेल्स। और सब्सिडरी सेल्स का क्या काम होता है बेटा, ये सब्सिडरी सेल्स अंदर की तरफ पानी लेके आएंगी ताकि ये इन्फ्लेट हो सके और ये फूल के ऊपर की तरफ मतलब खुल सके, ठीक है, ये स्टोमेटल पोर खुल सके। एनसीईआरटी की अगर मैं ये फिगर दिखाऊं तो आपके पास एनसीईआरटी में भी ये फिगर गिवन है, डाइकोट मोनोकोट, ठीक है, सेम चीजें मार्क है। एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, ये हमको अभी दिख जाएगी। एपिडर्मल सेल इसने बनाई है इसके ऊपर, जैसे ये इसने सब्सिडरी सेल बनाई है ना, सब्सिडरी सेल के ऊपर भी इसने एपिडर्मल सेल बनाई है फॉर, देखो जो हमने यहाँ बनाई थी, ये जब ये मल्टी लेयर्ड होगी यानी इसके भी ऊपर एक लेयर होगी, ऐसी ही सेम लेयर, तो ये सेम लेयर इसके ऊपर रहेगी, जब इसके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी तो इसके ऊपर एपिडर्मिस और प्रेजेंट होगी, ठीक है। या अगर मैं डायग्राम के अंदर बनाऊं तो डायग्राम के अंदर तुम बाहर एक और कोई लेयर बना दो, जैसे ही तुम्हारे पास बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी तो वो एपिडर्मिस बन जाएगी, बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई तो वो एपिडर्मिस बन जाएगी। प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव ही तो है एपिडर्मिस, और क्या है, ये जो बाहर वाली लेयर है दिस इज एपिडर्मल, एपिडर्मिस है ये, ठीक है। सब्सिडरी के भी बाहर, सब्सिडरी के भी बाहर है। अगला डायग्राम देखते चलते हैं, ठीक है ना। सब्सिडरी सेल्स आ गया अगला, सब्सिडरी सेल का अभी बता ही दिया था, क्लोरोप्लास्ट जो दोनों में प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा। गार्ड सेल्स, अब शेप अलग है गार्ड सेल्स की, और स्टोमेटल पोर सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्टोमेटल पोर, क्लियर है बात। चलिए अगला बढ़ते हैं, एक बार इसको रीड भी करते जाए फिर मैं और सेल समझाऊं, ये पहले पूरा समझाई देती हूँ, चलो। ठीक है, अगला आता है मेरे पास बुलीफॉर्म सेल्स, ये कुछ एक अलग तरीके की शेप्ड सेल्स है, इसको हम बोलते हैं बुली सेल्स और मोटर सेल्स। ये स्पेशली मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, ये सबके अंदर प्रेजेंट, डाइकोट्स में नहीं रहती, ओनली इन मोनोकॉट्स। ओनली इन मोनोकॉट्स। और क्या काम करवाती है बेटा, ये रिड्यूस करवाती है ट्रांसपीरेशन, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपीरेशन। देखो हो क्या रहा है कि जब ये बुलीफॉर्म सेल्स का काम बताती हूँ, देखो ये आपकी जब लीफ है ना, ये लीफ के पत्ते पे, ये जो आपका पूरा पत्ता है, इस पत्ते पे क्या होगा कि अगर पानी एक्स्ट्रा रहा तो वो इवेपोरेट होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब उस ट्रांसपीरेशन को से बचाना है, क्योंकि पहले ही मोनोकॉट के पास पानी कम है, ठीक है, मोनोकॉट थोड़ा सा जेरोफिटिक कंडीशन की तरफ रहते हैं, उनमें पहले ही पानी कम है। अब जब इतना पानी कम है और तुम पानी को उड़ाए जा रहे हो, जब तुम्हारे पास पीने को पानी नहीं है तो तुम खेतों में पानी डाल रहे हो, पॉसिबल नहीं है ना, तुम नहीं डालोगे, तुम उसको सेव करोगे, और उसको सेव करने के लिए ये बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट रहती है। काम क्या करती है, कैसे काम करती है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ठीक है। जब जैसे ही इसको पता लगता है कि हाँ अभी मेरे पास पानी नहीं है एंड आई हैव टू सेव वाटर, मैं ट्रांसपीरेशनल लॉस नहीं दिखा सकता, उस टाइम पे ये अंदर की तरफ इस तरीके से कर्ल हो जाती है। एनसीईआरटी की लास्ट पेज पे दिया हुआ है, जब हम मोनोकॉट लीफ पढ़ेंगे, मैं यहाँ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एपिडर्मिस पे ही प्रेजेंट रहती, ठीक है, वहां भी तुमको पता लगेगा लीफ में भी, पर यहाँ तुम इसीलिए जानो क्योंकि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट रहती है बुलीफॉर्म बुलीफॉर्म सेल्स,
ठीक है, या मोटर सेल्स, और सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। काम क्या करेगी कि ये अंदर की तरफ फोल्ड कर देगी। जैसे ही इनवर्ड फोल्ड होगी, जैसे ही सेल फोल्ड हो गई, अब वो पानी अब लॉस नहीं होगा। तुम कभी देखना कुछ प्लांट्स में तुमको ऐसा दिखेगा, जो लीफ है ना वो सिकुड़ जाती है, झड़ी नहीं है, ठीक है, पत्ता झड़ा नहीं, बट वो लीफ क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। फिर जैसे ही वापस उसको धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, अच्छा पूरा एनवायरमेंटल कंडीशन सही रहा, तो वो वापस खुल जाएगी। जब उसके पास पानी की कमी हुई, वापस वो फोल्ड हो जाएगी, वापस वो खुल जाएगी। तो वो यही काम करती रहती है कंटिन्यू। तो वो यहाँ पे हमको मोटर सेल्स की मदद होती है उसमें, तब वो ये काम कर सकती है। सेल्स अपने आप ही जो लीफ है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, इट कैन नॉट मूव इट सेल्फ। वो क्या कर सकती है, उसको किसी की हेल्प चाहिए, और वो यहाँ पे मोटर सेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, मोटर सेल्स उनको फोल्ड होने में और जैसे ही पानी सही आता है वापस खुलने में उनको हेल्प करता है। क्लियर है? चलो, तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर रहता है अपना एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। कहाँ से शुरू किया था हमने? एपिडर्मल सेल से। ऐसी एक सेल नहीं है बेटा, बहुत सारी सेल होती है। बनाई मैंने एक इसीलिए ताकि ये मेन है, ये तो तुम लोगों को याद होनी ही चाहिए, ये मेन है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एपिडर्मल सेल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एपिडर्मल अपेंडेजेस, ऐसा यहाँ पे भी अपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगे। रूट हेयर एक ही हेयर थोड़ा ना रहता है, तो वो बहुत सारे रूट हेयर्स रहेंगे ना, मल्टी सेल्यूलर रहते हैं। अगला सब्सिडरी सेल्स, ये अपने पास आ जाएंगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स मोनोकॉट्स के अंदर रहेंगे तो ये डबल शेप रहेंगे, और डाइकोट्स के अंदर रहेंगे तो ये बीन शेप रहेंगे। ठीक है, अगला आ जाएगा मेरे पास बुलीफॉर्म सेल्स, जो सिर्फ मोनोकॉट्स का है, मोनोकॉट्स के अलावा डाइकोट्स में नहीं दिखेगा। इतना सिंपल आपका एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम है। इसके अंदर एक चीज और देखना कि आउटर में एक पतली सी फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, बहुत पतली लेयर, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। पिंक एक तो दिखता नहीं ना, ब्लैक पे पिंक डार्क हो जाता है ना। क्यूटिकल क्या होती है बच्चे? वैक्सी लेयर है। वैक्सी लेयर है, और ट्रांसपिरेशनल लॉस अगेन कम करेगी। रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉस, अगेन पानी वानी को जाने नहीं देगी, वैक्सी सब्सटेंस है, कोई भी चीज अगर अंदर आ गई तो वो बहुत कम मात्रा में बाहर जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर एक तरीके से लेयर बन चुकी है, इसके ऊपर ये वैक्सी कोटिंग बन चुकी है। तो अगर ट्रांसपिरेशन जिनमें ज्यादा हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपने पास क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है? डन, समझ में आया? ये अपने पास पूरा स्ट्रक्चर रहता है। ट्राइकोम्स पे क्वेश्चन बनता है, ट्राइकोम्स इज इंपॉर्टेंट। ट्राइकोम्स याद रखिएगा। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो शूट पे प्रेजेंट रहते हैं और शूट को प्रोटेक्ट करते हैं। शूट के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो शूट को प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम देखते हैं लीफ के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, कई बार स्टेम के ऊपर छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो काम क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप उसको छुओगे, जैसे ही कोई एनिमल उसको खाने लगेगा, तो वो चुभ जाएंगे तुमको। वो प्रोटेक्शन है। प्लांट अपनी प्रोटेक्शन खुद बना के बैठा है। ठीक है, इसको किसी की दूसरे से प्रोटेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद अपना प्रोटेक्शन लेयर बना के बैठा है, और उसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, पर रूट के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो रूट में ही रूट हेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो रूट में जो रूट हेयर रहते हैं वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी वो एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस पे। चलिए, पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइंस। क्या बोलता है सबसे पहला? द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, लिखवाया मैंने OPPS, oops, outermost covering of the whole plant body comprises the epidermal cells,
द स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। यही लिख देते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर। ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी बॉडी। आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी बॉडी की, अभी पहला पॉइंट यही लिखा है। इट इज मेड ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली पैक्ड। कैसी बनी है ये? इलोंगेटेड है, compactly arranged cells which forms a continuous layer, arranged cells which form a continuous layer, एक कंटिन्यू लेयर बना रही है बेटा। ठीक है, compactly arranged है, पास 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 प्रेजेंट, कोई ऐसा गैप नहीं है बहुत ज्यादा, तो बहुत पास पास प्रेजेंट है और एक ना पूरी लंबी लेयर बना रही है। ठीक है, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मल सेल आर पैरेन्काइमेटस। देख लो सारी चीजें आ रही है जो मैंने अभी लिखवाया था। आउटर मोस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिव, पैरेन्काइमा, parenchymatous with a small amount of cytoplasm in the cell wall and large vacuoles. cytoplasm larger vacuoles क्यों है? larger vacuoles क्यों है इनके? larger vacuoles इसीलिए क्योंकि पैरेन्काइमा हमेशा आपको क्या काम आएगा? पैरेन्काइमा हमेशा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा हमेशा आपके पास स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो ये चार आपके पॉइंट होते हैं। पैरेन्काइमा हमेशा याद रखना कि स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, और स्टोरेज प्रोवाइड करना यानी कि इसको वैक्यूल बड़ा चाहिए। ठीक है, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब इसके पास लार्जर वैक्यूल है। अब ये सारी चीजें तुम लोग अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो। जो हमने अभी बनाया है वो तुम अपने नोट्स में लिखो, एनसीईआरटी में इस तरीके की मार्किंग बनाओ। ठीक है, हाइलाइटर लेके चलो या इस तरीके से पेंसिल से मार्क कर लो। कुछ नहीं मिले तो पेन तो मेरे को लगता नहीं चलाना चाहिए बुक्स में, बट पेंसिल रखो। ठीक है, जब भी बुक पढ़ने बैठो एक पेंसिल रखो, पेंसिल से कंटिन्यू मार्क करते जाओ, तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। पेंसिल से साइड में ये भी लिख लो जहां जगह मिले वहां थोड़ा थोड़ा सा चीजें लिख लो कि हाँ यार ये पॉइंट्स है, ताकि तुमको अगली बार पॉइंट्स में याद रहेगा। देखो मैं हर बार ये चीज बोलती हूँ, बायोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अब उसको पढ़ते तुम किस तरीके से हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम उसको हार्ड कंसिडर कर रहे हो तुम उसको आसान बना रहे हो। ठीक है, बायो में पढ़ने का एक तरीका होता है, हर चीज को पॉइंट वाइज याद करो। मैं इसीलिए तुमको डायग्राम में लिखवाती हूँ, मैं इसीलिए हमेशा पॉइंट बना के लिखती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी क्विक एंड वो एक तुम्हारे पास कंसाइज रिविजन नोट्स हो जाते हैं। और वो नोट्स से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर तैयारी होगी। प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, पर अगर मैं पूरा पूरा सेंटेंस लिखवाने लग जाऊं तो इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस। तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आराम से बना सकते हो। इट इज एम आर, तुम्हारी इतनी अच्छी तो इंग्लिश होगी ही। ठीक है, दैट्स व्हाट आई होप। तो इसको instead of writing this forms the outermost covering of the whole body, you can simply write outermost। आराम से समझ में आएगा कि आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर की लेयर है। इससे ज्यादा और इजी क्या बनाओगे तुम चीजों को। चलो अगला बढ़ते हैं। The outside of epidermis is often covered with waxy thick layer called cuticle, which prevents the loss of water. Cuticle is absent in roots, roots के अंदर नहीं रहता क्योंकि बेटा roots में पानी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, रूट्स के अंदर पानी पहुंचा ही नहीं, जब पानी पहुंचेगा ही नहीं तो वो इवेपोरेट करेगा ही क्या। तो क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट, मैं यूजुअली स्टार बना लेती हूँ तो मैं सब इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यूटिकल के अंदर, रूट्स के अंदर क्यूटिकल नहीं रहता। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट। अब आ गया अपने पास कौन? अगला स्टोमेटा आर दी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ पे प्रेजेंट रहते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। काम क्या है इनका? गैसेस को एक्सचेंज करना, अभी बताया ना, गैसेस एक्सचेंज करने का ही है मेन काम। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अगला, ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ
टू बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स, बीन शेप होंगे और उनको गार्ड सेल्स बोलेंगे, which enclose the stomatal pore which enclose the stomatal pore. In grasses, guard cells are dumbbell shaped. The outer walls of cell, देखो guard cells यहाँ बोला है, the outer wall of guard cells कहाँ गया? In grasses. यहाँ इसने स्पेशली मार्क किया है ग्रासेस को. अब ग्रासेस यानी ये बात कर रहा है मोनोकॉट्स की. ग्रासेस आता है अपने पास मोनोकॉट में, और मोनोकॉट में कैसा शेप बता रहा है ये? डम्बल शेप. तो मोनोकॉट के अंदर कैसा शेप हो जाता है बेटा अपने पास? अपन ने अभी अभी पढ़ा है, इसमें होता ही डम्बल शेप्ड है ना. इसमें पहले ही डम्बल शेप्ड ही होता है, हमने पढ़ा है कि उसमें तो गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं. यहाँ पे बीन शेप लिखा है, बीन शेप्ड यानी ये बात किसकी कर रहा है? डाइकोट की. ये डाइकोट की बात कर रहा है, वो मोनोकॉट की बात कर रहा है. क्लियर? अगला बढ़ते, क्या बोलता है? हाँ, outer to the guard cells, the thin and the inner walls towards the stomatal pore. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Outer to the walls of guard cells, away from the stomatal pore, are thin and inner walls towards the stomatal pore are highly thick. Outer walls कैसी होगी? बहुत ज्यादा पतली. Outer walls of guard cells are very thin. ठीक है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर वेरी थिन, जबकि इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर हाईली थिकेंड. ठीक, द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आ गया है हमारे पास, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. नेक्स्ट, sometimes a few epidermal cells is the in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. Outer to guard cells, extra बाहर की तरफ present है. The stomatal aperture guard cells and the surrounding subsidiary cells together known as stomatal aperture, stomatal apparatus. पूरा यहाँ लिख लो. Stomatal apparatus. साथ में जब मैं काउंट करती हूँ किस किस को? गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल पोर प्लस स्टोमेटल पोर हो गया, गार्ड सेल्स हो गया, सब्सिडरी सेल्स, together are called stomatal apparatus. Together are called stomatal apparatus. Next देखते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर तो अपन ने देख ही लिया. The cell of epidermis bear number of hair-like structure. Okay. Cell of epidermis, ये दिख नहीं रहा है, पिंक से ही कर रही हूँ मैं ताकि कंटिन्यूएशन रहेगा. Cell of epidermis bear number of hair. The root hair are unicellular elongated of epidermal cell help in absorption of water. जो चीजें मैंने डायग्राम में मार्क करी वही लिखिए बेटा. And mineral to the soil. On the stem here are called trichomes, is important. Here are called trichomes on the stem. The trichomes is the shoot system which usually are multicellular. They may be branched, ये ब्रांच हो भी सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं. छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्या पता सॉफ्ट हो, कई बार स्टिफ हो, बहुत छोटे होते हैं. बट ये दे मे इवन बी सिक्रीटरी यानी कई बार कुछ ऐसा सोल्यूशन, कुछ ऐसा टॉक्सिक सोल्यूशन ये रिलीज कर देते हैं जिसके कारण आपके जो हाथ है या कोई जानवर अगर इनको खा रहा है तो वो इन्फेक्शियस हो सकता है. वो उसको बहुत इचीनेस प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा रफ कर देगा, बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा. The trichomes helps in preventing water loss due to transpiration. ये भी क्या काम करते हैं? पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करो, भेजना नहीं है मुझे पानी, ठीक है, मुझे उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना है. अब कुछ आते फंक्शंस पे. फंक्शंस अपन ने लिख तो लिए थे वैसे, बट तब भी देख लो.
प्रोटेक्शन सबसे पहला, प्रोटेक्ट करता है ये अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन को करना है, प्रोटेक्ट करता है ये इनर सेल्स को। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, भाई कोई इंजरी हो जाए तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर ही है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजन। तुम तो खाली उप्स याद रखो, OPPS, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पैरेन्काइमेटस एंड सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो आज का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ओके एवरीवन, आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाओ, लिखो, तो तुमको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।